और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है। आप है, मैं हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। नमस्कार ऑनरेबल पीएम सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम एन पल्लवी है। मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी। मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम अर्पण पांडे है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे? कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं? धन्यवाद। पल्लवी, अर्पण, देखिए, आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है। और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। और वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है। और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है? मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया,
तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं। और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का शीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहाँ एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी। मतलब खुद को कसना है, ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम पुण्य सुन्या है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली, डिस्ट्रिक्ट पापुमपारे, स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ चैप्टर्स है जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ, उनसे पीछा छुड़ाने में लगी रहती हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाती हूँ। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। सर, इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद सर। चलिए, आंध्र से हम मलेशिया से अब अरुणाचल पहुंच गए और मुझे बताया गया है कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वह इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूं और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकूं। आप दोनों ने किसी खास सब्जेक्ट या चैप्टर से डर की बात कही है। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन 2 इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो माँ बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे, अभी 2 दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है और कभी कभी पसंद के साथ लगाव भी हो जाता है। और इसमें डर की, दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए? दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते, उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। ये आम तौर पर ये कहा जाता है और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है कि जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं
वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है, लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा पाए, पढ़ा भी पाए, मैं नहीं जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना, रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहें, देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक काम करिएगा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाइएगा। जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सरलता से करते लेते होंगे। कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह आज तैरना सीख गए होंगे। मतलब जो कठिन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपके जीवन में ऐसी सैकड़ों चीजें होगी, अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी, मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज आपको कठिन लगेगी ही नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। Honorable Prime Minister Ji, Vanakkam. Vanakkam. I am Neelanand, studying 12th standard in Vivekananda Kendra Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Kanyakumari. Dear sir, during this pandemic situation, after the online classes, we all get more free time than usual. I would like to know how can we make the best use of our free time. My thanks to our Honorable Prime Minister for giving this opportunity. वणक्कम। मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी
एक रोबोट जैसी हो जाती हैं। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपकी माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Wear this. But all this hair, और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हाथ ये कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं मिट्टी से सोना उगाते हैं तो कहीं
कोई बेनाम रिश्ता निभाते हैं, कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो कभी मां बनकर ममता बरसाते हैं। और इन सभी हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है डेटॉल, जो दे सुरक्षा 100 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से। डेटॉल, बी 100% श्योर। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। Wear this. But all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. खुशहाली का इंजन, हाँ ये है अपना कोराजन। बुवाई के समय या पहली सिंचाई से पहले प्रति एकड़ 150 ml कोराजन 400 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों पर ड्रेंचिंग करें और पाएं कंसुआ और छोटी भेदक से लंबे समय तक नियंत्रण। खुशहाली का इंजन कोराजन। आज ही इस्तेमाल करें अल्ट्रा मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट, जो ऑर्गेनिक तत्वों से बना है। ये घर को गर्मी में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने में मदद करता है। साथ ही घर के अंदर वायु प्रदूषण, रेडिएशन, वायरस आदि को समाप्त करके प्राणवायु को बढ़ाता है और यही प्राणवायु हमारे शरीर के 12 मुख्य अंगों को स्वस्थ रखती है। आओ फिर से लौट चलें प्रकृति की ओर और इस्तेमाल करें वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क करें 9416983031। आज ही इस्तेमाल करें अल्ट्रा मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट, जो ऑर्गेनिक तत्वों से बना है। ये घर को गर्मी में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने में मदद करता है। साथ ही घर के अंदर वायु प्रदूषण, रेडिएशन, वायरस आदि को समाप्त करके प्राणवायु को बढ़ाता है और यही प्राणवायु हमारे शरीर के 12 मुख्य अंगों को स्वस्थ रखती है। आओ फिर से लौट चलें प्रकृति की ओर और इस्तेमाल करें वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क करें 9416983031। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसने देश को खेल जगत में सम्मान दिलाया है। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, यहां खेलने और देश के लिए मेडल जीतने वालों में हरियाणवी सबसे आगे होते हैं। यहां के खिलाड़ियों में कभी हार नहीं मानने वाला जज्बा है और यही उन्हें मेडल जीतने में मदद करता है। हरियाणा हमेशा देश का गौरव बनता आया है और आगे भी बनता रहेगा। इसी मकसद के साथ हरियाणा सरकार खेल को ज्यादा तवज्जो देते हुए सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और हर संभव मदद की है। खेल में बढ़ाने के लिए हमने बचपन से ही कैच दम यंग की जो पॉलिसी होती है उस नाते से नर्सरीज का प्रावधान किया। लगभग 500 स्कूलों में नर्सरियां चल रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा भी समझ में आ जाए खेल की तरफ आगे बढ़ सकता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे लगा तो इसको
आगे बढ़ने के बाद उसके लिए तरह तरह के खेल प्रतियोगिताएं, स्कूल लेवल की, गांव लेवल की, जिला लेवल की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें आकर्षित करने के लिए। ये ठीक है कि खेलने वाला शुरू में इसलिए नहीं खेलता कि मुझे कोई बहुत इनाम चाहिए, लेकिन एक नए लोगों को आकर्षित करने के लिए वो भी जरूरी है। हमने जो अवार्ड घोषित किए, आज देश और दुनिया में टॉप अवार्ड है हमारा ओलंपिक का, टॉप। सरकार का यही दृढ़ निश्चय है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पैदा हो और उन्हें हर सुविधा मुहैया हो। इनाम राशि भी बढ़ा के अभी और भी बढ़ा दी है, 6 के आसपास कर दी है। ओलंपिक वगैरह की हर राशि बढ़ाई गई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हरियाणा की खेल नीति काफ़ी अच्छी है, मतलब बाकी स्टेट से अच्छी है। हरियाणा के प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, मतलब अवार्ड भी दे रही है। जो हमारा नेशनल मेडल आता है हमें अवार्ड भी देती है, और वैसे भी बहुत कोचेज वगैरह में खेलने का मतलब सब कुछ सामान, जिम वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। हरियाणा की खेल नीति की तारीफ देश के हर कोने में होती है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को सरकार 6 करोड़ देती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रही है ताकि हर खिलाड़ी को सुविधा मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। कुश्ती प्रदेश का पारंपरिक खेल है और उस पर बनी सुल्तान दंगल मूवी ने सभी को हरियाणा के खेल खिलाड़ियों की पहचान कराई। हरियाणा सरकार ने खेल सुविधाओं में विस्तार करते हुए डेफलिपिंग गेम्स को भी पॉलिसी में ओलंपिक और पैरालंपिक के बराबर स्थान दिया है। डेफलिपिंग में गोल्ड मेडल लाने पर 6 करोड़ रुपए और अन्य मेडल पर नियमानुसार इनाम, नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से राज्य के कई दिव्यांग खिलाड़ियों को जीने का नया उत्साह मिलेगा। खेल सुविधाओं का विस्तार करते हुए हरियाणा सरकार ने राई स्पोर्ट्स स्कूल को खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। विश्वविद्यालय बनने के बाद खिलाड़ियों को स्कूल स्तर की शिक्षा और खेल का प्रशिक्षण हासिल करने के साथ साथ उच्चतर शिक्षा व खेलों के आगामी प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये जो हमारा राई का स्पोर्ट्स स्कूल है, अभी तक केवल वो स्कूल के रूप में चल रहा है। उसको हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है ताकि स्पोर्ट्स साइंस और खेल खिलाड़ियों के लिए वहां अभ्यास करने के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। एक यूनिवर्सिटी खेल की राई के अंदर, ये भी खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका उपयोग होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए राई में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शूटिंग रेंज भी स्थापित की गई है। खिलाड़ियों को बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, लॉन टेनिस सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कुश्ती खेल के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नर्सरियां। प्रदेश सरकार तथा खेल युवा कार्यक्रम विभाग ने खेल क्षेत्र में बेहतर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को
छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है। ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करते हुए खिलाड़ी को तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का निर्णय। लघु खेल केंद्र योजना के तहत मैदानों के रखरखाव, खेल उपकरण और खेल किट आदि के लिए खेल केंद्रों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान। प्रदेश के 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य। 1511 व्यायामशालाएं शुरू और लगभग 600 का काम पूरा हो चुका है। 26 खेल स्टेडियम के निर्माण का काम चल रहा है। अच्छी है, पिछली खेल नीतियों की बजाय अभी है जो बच्चे खेलते हैं रियल में खेलते हैं उन्हीं को आगे जॉब मिलेगी, वही आगे नौकरी लगेंगे। ये नहीं है कि कोई भी आया नकली सर्टिफिकेट बनवाया और जॉब मिल गई। तो इसलिए ये खेल नीति ज़्यादा अच्छी है बजाय पिछली खेल नीति की। तो सरकार ने अब खेल नीति लागू की है, वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है और जो पहले नौकरियां मिलती थी वो फेक सर्टिफिकेट्स के थ्रू मिल सकती थी, पर अब जो प्रेजेंट में प्लेयर्स खेल रहे हैं सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए नगद सहित ग्रेड सी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। राज्य स्तरीय स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिदिन किया गया। सबसे पहली सौगात जो थी वो छोटे बच्चे जो स्कूल लेवल पर खेलते हैं उनकी डाइट का जो था उसको डबल किया, 125 से सीधा 250 रुपए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई कि ओलंपिक में खेलने जब जाता है खिलाड़ी तो हमेशा खेलने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं 2 ओलंपिक्स खेला हूँ, मुझे पता है कि आप पॉलिसी के अंदर आपको पैसे मिल रहे हैं, ऑन टाइम भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी चाहे वो केंद्र से उनको सपोर्ट मिलती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निजी चाहे वो सप्लीमेंट्स हों, चाहे वो उनकी किट हो, चाहे उनका इक्विपमेंट हो, उसके लिए जरूरत पड़ती रहती है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 लाख खेलने से पहले देंगे। ये पहला राज्य बना हमारा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की डाइट राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन किया गया। जो हमारी सरकार जो खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए जो योजना बनाई है, इससे काफ़ी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और मनोबल भी बढ़ेगा और इससे काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उनको एक रोज़गार का सर्जन होगा। इससे ये है कि उनका जो फ्यूचर की उनको ये है कि सेफ हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब सरकार का खेल के प्रति इनिशिएटिव काफ़ी गुड है। योग को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायक एवं 22 आयुष कोच के पद स्वीकृत। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तथा सुविधाओं के विस्तार के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा प्रदेश में 600 नए कोच भर्ती किए जा रहे हैं। खेलों के साथ साथ युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवा उत्सवों में समूह नृत्यों के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का युवा उत्सव भी हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, जो अब तक के युवा उत्सवों में सबसे बेहतर उत्सव साबित हो रहा है।
कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने विशेष पहल की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लेकर आई, जिसमें खिलाड़ियों के लिए इनामों की राशि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई। इस प्रोत्साहन से खिलाड़ियों में नए जोश का संचार हो रहा है। साथ ही ये खेल नीति युवाओं में खेल की भावना को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। ओलंपिक, पैरालंपिक, गोल्ड पहले 5 करोड़ मिलते थे, अब ये राशि 6 करोड़ कर दी गई। सिल्वर पहले 3 करोड़ दिए जाते थे, अब 4 करोड़ कर दिया गया। कांस्य पदक पहले 2 करोड़ की राशि अब 2.5 करोड़ कर दी गई। भाग लेने पर पहले 11 लाख मिलते थे, अब 15 लाख की राशि मिलती है। एशियन पैरा एशियन गेम्स गोल्ड पहले 2 करोड़ दिए जाते थे, अब ये राशि 3 करोड़ कर दी गई। सिल्वर पहले 1 करोड़ की राशि मिलती थी, अब ये 1.5 करोड़ हो गई। कांस्य पदक पहले 50 लाख की राशि निर्धारित थी, अब ये 75 लाख कर दी गई। भाग लेने पर पहले 5 लाख की राशि मिलती थी, अब 7.5 लाख कर दिया गया। कॉमनवेल्थ, पैरा कॉमनवेल्थ गोल्ड पहले 1 करोड़ की राशि मिलती थी, अब 1.5 करोड़ कर दी गई। सिल्वर पहले 50 लाख की राशि निर्धारित थी, अब ये 75 लाख कर दी गई। कांस्य पदक पहले 25 लाख रुपए निर्धारित थे, अब ये राशि बढ़ाकर 50 लाख हो गई। भाग लेने पर पहले 5 लाख मिलते थे, अब 7.5 लाख कर दिया गया। 4 वर्ष में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप और विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पहले 10 लाख अब 25 लाख की राशि दी जाती है। सिल्वर पहले 8 लाख मिलते थे, अब ये राशि 20 लाख कर दी गई। कांस्य पदक पहले 6 लाख की राशि निर्धारित थी, अब ये राशि बढ़ाकर 15 लाख हो गई। भाग लेने पर 7.5 लाख अब दिए जाते हैं। 4 वर्ष में आयोजित होने वाले पैरा वर्ल्ड कप और पैरा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पहले 10 लाख अब 20 लाख की राशि दी जाती है। सिल्वर पहले 8 लाख मिलते थे, अब ये राशि बढ़ाकर 15 लाख की गई है। कांस्य पदक पहले 6 लाख मिलते थे, अब 10 लाख कर दिया गया। भाग लेने पर अब 3 लाख की राशि मिलती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप स्वर्ण पहले कोई राशि नहीं, अब 7 लाख की राशि मिलती है। सिल्वर पहले कोई राशि नहीं मिलती थी, अब 5 लाख दिए जाते हैं। कांस्य पदक पहले कोई राशि निर्धारित नहीं थी, अब 3 लाख दिए जाते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स स्वर्ण पहले 30,000 दिए जाते थे, अब ये राशि 50,000 निर्धारित है। सिल्वर पहले 20,000 मिलते थे, अब 30,000 दिए जाते हैं। कांस्य पदक पहले 14,000 मिलते थे, अब 20,000 कर दिया गया। नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्वर्ण
पहले 30,000 की राशि मिलती थी, अब ये राशि 50,000 कर दी गई। सिल्वर पहले 20,000 मिलते थे, अब ये राशि बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। कांस्य पदक पहले 14,000 मिलते थे, अब 20,000 मिलते हैं। ऑल इंडिया रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्वर्ण पहले 30,000 मिलते थे, अब ये राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। सिल्वर पहले 20,000 मिलते थे, अब ये राशि 30,000 कर दी गई। कांस्य पदक पहले 14,000 मिलते थे, अब ये राशि 20,000 है। इंटरनेशनल वेटरन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पहले 70,000 मिलते थे, अब ये राशि 1 लाख की है। सिल्वर पहले 50,000 दिए जाते थे, अब 60,000 देते हैं। कांस्य पहले 30,000 की राशि निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया। नेशनल वेटरन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पहले 30,000 की राशि थी, अब ये 75,000 है। सिल्वर पहले 20,000 की राशि मिलती थी, अब ये 50,000 हो गई। कांस्य 14,000 की राशि पहले थी, जिसे अब 30,000 कर दिया गया है। वर्ल्ड मैराथन मेंटली चैलेंज दिव्यांग स्वर्ण पहले 1 लाख की राशि मिलती थी, अब इसे 3 लाख कर दिया गया। सिल्वर पहले 75,000 की राशि दी जाती थी, अब ये 2 लाख हो गई है। कांस्य पहले 50,000 मिलते थे, अब ये 1 लाख हो गया। भाग लेने पर पहले कुछ भी नहीं, लेकिन अब 50,000 की राशि दी जाती है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जहां इनामी राशि में वृद्धि की, वहीं पदक लाओ पद पाओ की नीति पर काम करते हुए खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी भी दी जा रही है। हरियाणा खेल नीति देश में सबसे अच्छी नीति है और सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार अभी जैसे दूसरे स्टेट की अपेक्षा हरियाणा की खेल नीति को ही लागू कर रही काफ़ी स्टेट, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सरदार संदीप सिंह जी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, खेल नीति को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जैसे अभी पहले खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करते थे, उससे कंपटीशन में कहीं जाते थे, अभी पहले ही प्रोत्साहन राशि जो उनको पार्टिसिपेट की जो मिलती है अभी पहले ही मिलेगी। जैसे ओलंपिक में जाएंगे उसमें कंपटीशन से पहले ही इनामी राशि मिलेगी। हरियाणा की नीति बहुत ही अच्छी है, ऑल इंडिया में तो कहीं है नहीं ऐसी नीति जो हरियाणा में बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जॉब भी दी हैं, जैसे बबीता फोगाट को और कविता सिवाज को डायरेक्टर लगाया है, और भी सभी को बहुत सारे बच्चों को नौकरी दी है, तो हरियाणा की नीति बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए अर्जुन अवार्डी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और इसी में तेनजिंग नॉर्वे अवार्डी, भीम अवार्डी, इनके लिए योजनाएं हैं। तो अर्जुन अवार्डी को अभी तक 5,000 रुपये महीना मिलता है, श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, और कोचिंग प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड ये भी 5,000 रुपये महीना मिलता है, और ध्यानचंद अवार्डी उनको भी 5,000 रुपये महीना मिलता है। इन सबको अब 1 जनवरी 2021 से 5,000 की बजाय 20,000 रुपये महीना दिया करेंगे, ये हमने एक योजना बनाई। इसमें 80 अर्जुन अवार्डी हैं, 15 द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, 9 ध्यानचंद अवार्डी हैं, तो ऐसे 104 लोगों को ये लाभ मिलेगा। इसके बाद जो तेनजिंग नॉर्गे, ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो भारत सरकार युवा मामलों के जो खेल मंत्रालय जो है वो देता है, लेकिन वो भी मासिक नहीं है उनका, वो एक बार एक अवार्ड देते हैं इनको, मासिक इनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे हैं तो हरियाणा के केवल 3 अवार्डी हैं, इनको भी 20,000 रुपये महीने की श्रेणी में हम जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा सरकार की ओर से खेलों
और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे पास कई ओलंपिक मेडल हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये नहीं कि सिर्फ ओलंपिक की गेम्स, पैरालंपिक्स में भी हमारे पास कई युवाओं के मेडल हैं। लेकिन हमने कभी भी आज तक हरियाणा में कोई ऐसा मेगा इवेंट होस्ट नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय दिल्ली फोन किया और वहां पर कहा कि हमें खेलो इंडिया चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना खेलों के लिए प्यार करते हैं। प्रदेश सरकार ने कई स्टेडियमों में कम बजट से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और उत्कृष्ट स्तर का रखरखाव किया है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर खेलों में आगे लगा तो इसको आगे बढ़ने के बाद उसके लिए तरह तरह के खेल प्रतियोगिताएं, स्कूल लेवल की, गांव लेवल की, जिला लेवल की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें आकर्षित करने के लिए। ये ठीक है कि खेलने वाला शुरू में इसलिए नहीं खेलता कि मुझे कोई बहुत इनाम चाहिए, लेकिन एक नए लोगों को आकर्षित करने के लिए वो भी जरूरी है। तो हमने जो अवार्ड घोषित किए, आज देश और दुनिया में टॉप अवार्ड है हमारा ओलंपिक का, टॉप। यानी ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 6 करोड़ रुपया पाता है, दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। सिल्वर मेडल भी उसको मिलता तो उसको भी 4 करोड़ रुपया मिल जाता है। कांस्य मेडल का भी 2.5 करोड़ रुपया मिल जाता है। चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे कॉमनवेल्थ के हों, चाहे एशियन गेम हों, हर तरह के गेम्स में हमने मेडल भी और साथ साथ अवार्ड मनी ये अच्छी भी रखी है ताकि एक आकर्षण बने। खेल सुविधाओं के विस्तार के कारण ही इस बार खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करने जा रहा है। प्रदेश